गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर कौन से पदार्थ मुक्त होने वाला है। कैटायन किस पर मुक्त हो रहा है, एनायन किस पर मुक्त हो रहा है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि उस कैटायन और एनायन की मात्रा कितनी है। मात्रा कहें तो कि वो 5 ग्राम मुक्त हो रहा है कि 10 ग्राम मुक्त हो रहा है कि 20 ग्राम मुक्त हो रहा है, ये कैसे जानेंगे। अभी तक तो हम केवल ये देखे थे कि कौन सा मुक्त होगा। तो आपको बता दें कि सन 1834 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के निर्धारण के लिए 2 नियम दिए थे। जैसा कि आप यहां पर इसको लिख भी सकते हैं कि सन 1834 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सन 1834 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा निर्धारण के लिए 2 नियम दिए। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फर्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या है? फैराडे का प्रथम नियम, यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे ने अपने पहले नियम में ये बताया कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, आप ध्यान देना बच्चों, जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती होता है। एक बार ध्यान से सुन लें। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आप लिख भी सकते हैं जैसा कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आप इसको ये नियम लिख सकते हैं, लिखिएगा। इसके बाद जो इसका फॉर्मूला डिराइव्ड होता है उसको देखें। इसके अनुसार, अब इसको मैं अभी हटा रहा हूं, आप इसको लिखने के बाद ही नीचे लिखेंगे। जैसा कि ये नियम था उसी के अनुसार मैं लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। क्या समानुपाती है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यानी कि W समानुपाती Q। मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या हो गया? W, और उससे प्रवाहित आवेश हो गया Q। ये समानुपाती होता है। और आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, जो कि यहां पर जो नियतांक आता है वो है Z और Q। यहां पर Q क्या है? प्रवाहित आवेश। Z क्या है? नियतांक, जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक
तुल्यांक। अब आपको पता है ये आपका फर्स्ट एक फार्मूला मिला यहां से, इस फार्मूले से भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक दूसरा फार्मूला बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है? करंट, धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और T क्या है? समय, सेकंड में। तो आपका इसी पर जो फार्मूला है वो हो जाएगा W बराबर जेड आई टी। ये आपका फर्स्ट, इससे दोनों फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। आप यहां पे जरूर लिखिएगा कि वेयर W क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। जेड क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई क्या है? आई है प्रवाहित धारा। टी क्या है? टी है समय, किस चीज में? सेकंड में। और क्यू क्या है? प्रवाहित आवेश। इसको जरूर लिखना बच्चों। W इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, I प्रवाहित आवेश, T समय, और Q क्या है? तो प्रवाहित आवेश। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर पॉइंट आता है कि Z क्या है। Z के बारे में हम लोग यहां देखेंगे। चलिए, तो Z का अभी मैं नाम बताया, Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो नेक्स्ट आप पॉइंट करेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? तो Z से। अब देखिए, मैं आपको क्लास से ही मैं बता रहा हूं कि कभी भी फार्मूला, उसके कभी भी डिफिनीशन उसके फार्मूला से बनाने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं कि W बराबर क्या है? जेड आई टी। आई क्या है? धारा, और टी क्या है? समय। जैसा कि मैं यदि आई बराबर 1 एम्पियर, धारा है 1 एम्पियर, तथा टी बराबर 1 सेकेंड हो तो अब आई का मान 1 है, 1 एम्पियर, और टी का मान 1 सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा? अतः आई के जगह पे 1 रख दे, टी के जगह पे 1 रख दे, तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर जेड। अब आपका डिफिनीशन बन गया। वो डिफिनीशन क्या होगा कि जब किसी वैद्युत, ध्यान से सुनिए, जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। आप लिख भी सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को ही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये आप डिफिनीशन वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का लिख सकते हैं। और आपको बता दें कि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हुए हैं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का फार्मूला क्या होता है। तो जेड का सूत्र,
जेड का सूत्र। तो जेड बराबर होता है EW बटे में 1 फैराड। EW क्या है? तो तुल्यांकी, EW है तुल्यांकी भार। अब आपको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है MW बटे में N, यानी कि MW बटे में N, और एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। MW क्या है? आणविक भार। जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उस पदार्थ का आणविक भार है। तो आप ये फॉर्मूला जो कि जेड का है आप इस सूत्र में रख सकते हैं, और रखने के बाद इसका कुछ फॉर्मूला चेंज होगा। जेड का मान आपको रखना है MW बटे में N गुने 96,500। अब आगे के आंकिक प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना है कि MW और N क्या है। चलिए इसी पॉइंट्स पर हम देखते हैं कि कुछ मुख्य पदार्थ जो कि आपका इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण, जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए मैं लिख रहा हूं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के लिए MW तथा N का मान, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। जैसे आपको मिलेगा एक ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये यदि वियोजित होगा बच्चों तो ये किस चीज में होगा? Zn++ और SO4 माइनस, तो मुक्त होता है आपका Zn++। तो इसके लिए N बराबर 2, और आपको MW कितना रखना है? MW इसका रखिएगा 65.5 ग्राम। तो MW ZnSO4 में जिंक का ये आणविक भार है और N का मान 2। उसी प्रकार दूसरा है कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये वियोजित होगा तो Cu++ और SO4 माइनस। यहां पर भी N का जो मान है वो कितना है? 2 है, और इसके लिए जो MW है वो है 63.5 ग्राम, क्योंकि ये कॉपर का मोलिकुलर वेट है। तीसरा आएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और ये वियोजित होगा तो Ag+ और NO3 माइनस। यहां पर यदि N का मान रखना हो तो N का मान 1, और यह सिल्वर का जो मोलिकुलर वेट रखना है, ऐसे तो 107.8 होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट रखना है 108 ग्राम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। इसके अलावा एल्युमिनियम का भी नाम आएगा, लेकिन एल्युमिनियम के लिए यदि चौथा एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड दिया हो, किसी के साथ भी एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम का यहां पर वियोजित होने के बाद ये 3 और 3Cl माइनस, और यहां पर N का मान 3, और MW एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम। क्लियर है बच्चों? तो आप MW का मान रख सकते हैं और N का भी मान रख सकते हैं। अब अभी फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट लॉ के लिए उपयोगी हैं। आइए देखते हैं कि आपका फर्स्ट लॉ में फार्मूला और कौन कौन से बने। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एक फैराडे क्या होता है। तो आप एक नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा 1।
लिख भी सकते हैं एक, या ऐसे लिखें 1 फैराडे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फैराडे। यहां से आपका क्वेश्चन एक आया था 2017 में, 2017 में यहां से क्वेश्चन आया था कि 1 फैराडे क्या होता है। तो 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है, 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त कराने के लिए आवश्यक होता है। विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप लिख लीजिए 1 फैराडे, 1 फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जो वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि मैं पहले बताया भी था और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब 1 फैराडे का जो रियल वैल्यू होता है, 1 फैराडे का जो रियल वैल्यू है वो है 96,485.33। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका मान हम डायरेक्ट रखते हैं 96,500 कूलाम। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है। इसका रियल वैल्यू है 96,485, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंकित प्रश्न बनाते हैं तो इसका मान रखते हैं 96,500 कूलाम। तो लास्टली हमें फैराडे के प्रथम नियम से प्राप्त जो सूत्र है वो कौन कौन से प्राप्त हुए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये वैल्यू जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं फैराडे के प्रथम नियम से प्राप्त सूत्र। लास्ट फैराडे के प्रथम नियम से है फैराडे के प्रथम नियम से प्राप्त सूत्र कौन कौन से हैं। जैसे पहला जो सूत्र है वो आप प्राप्त किए थे W बराबर ZQ, और इसी को हम Z का मान रखते हुए यदि करें तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर MW बटे में N गुने 96,500 गुने Q, ये फार्मूला प्राप्त हुआ। दूसरा फार्मूला क्या है, W बराबर ZIT, या ये क्या हो जाएगा, यहां पर Z का मान रखे तो W बराबर MW बटे में N गुने 96,500 गुने I इंटू T। आप सब कुछ जरूर लिख लेना कि W क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, MW क्या है, पदार्थ का आणविक भार, N क्या है, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I प्रवाहित आवेश, T समय सेकंड में, और Q क्या है, प्रवाहित आवेश। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इस नियम के बाद फैराडे का दूसरा नियम देखने के बाद हम लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट आपका है फैराडे का द्वितीय नियम। तो हेडिंग डाल दें, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम।
फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे ने द्वितीय नियम में अपने क्या कहे कि जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में बच्चों जोड़ने का मतलब है उसमें समान धारा प्रवाहित की जाती है। जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसमें धारा कैसा रहेगा? समान रहेगा सब में। तो इन्होंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। आप लिख भी सकते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। यहाँ पर ध्यान दें, उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा यानी कि W किसके अनुपात में होता है? तो उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। मेन ये पॉइंट है, मुक्त पदार्थ की मात्रा W और किसके अनुपात में है? तुल्यांकी भार। तो यहां से जो आपका फॉर्मूला बनता है सेकेंड लॉ का, तो कुछ इस प्रकार बनता है, आप लोग देखें। सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ। इसके अनुसार क्या है? उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा यानी कि W1 अपॉन W2 बराबर उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात। तुल्यांकी भार को हम इंडिकेट कर रहे हैं E1 अपॉन E2। E क्या है? तुल्यांकी भार, प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार, ये द्वितीय पदार्थ का तुल्यांकी भार। एक फॉर्मूला तो इससे ये मिला। ध्यान रखिएगा कि बीच में समानुपाती नहीं है, ये बराबर है, अनुपात तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है, या ये भी कहा जा सकता है कि उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। आप बराबर भी कह सकते हैं या तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। तो अब यहां पर ध्यान दें कि W प्रथम लॉ से कुछ इस प्रकार था, Z और प्रथम लॉ से ये था कि ZIT Z1, क्योंकि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान बदलेगा, लेकिन इसमें पहले ही कहा गया कि समान धारा प्रवाहित किया जाता है। तो Z1 I T उसमें प्रवाहित जो धारा है वो भी समान है, और ये क्या हो जाएगा? Z2 I T बराबर E1 अपॉन E2। तो आप देख रहे हैं कि IT और IT कट गया, तो क्या फॉर्मूला बना? Z1 बटे में Z2 बराबर E1 अपॉन E2। तो एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला एक साथ इन तीनों को कर सकते हैं कि W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। अब यहां पर जानना जरूरी है कि W1 क्या है, W2 क्या है, Z1 क्या है, Z2 क्या है।
तो इसके नीचे आप जरूर ये लिख लेना, मैं सब तो नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिख लीजिएगा कि W1 जहां कुछ इस प्रकार से, जहां W1 प्रथम इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा इसी प्रकार W2 क्या हो जाएगा, द्वितीय इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। Z1 प्रथम सेल का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसी प्रकार Z2 तो क्या हो जाएगा, द्वितीय सेल का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। उसी प्रकार E1 प्रथम पदार्थ या प्रथम इलेक्ट्रोड पर होने वाले पदार्थ, प्रथम इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का तुल्यांकी भार। और इसी प्रकार E2 यानी कि द्वितीय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ के तुल्यांकी भार। तो क्लियर है बच्चों, आप ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर कुछ आंकिक प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्रथम और फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। जैसा कि इसके पहले हम लोग फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम देखे, अब उस पर आधारित हम लोग आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से 24,125 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त कॉपर की मात्रा बताएं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि क्या चीज इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि उसके जो मात्रक दिया है उससे पकड़ सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में ये पॉइंट देखें, ये क्या है, आवेश है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि Q बराबर 24,125 कूलाम। प्रवाहित करने पर मुक्त कॉपर की मात्रा को हमें किससे इंडिकेट करना है, W से। W वाट है। इनके मोलों की संख्या भी बताना है, तो उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, जिसमें हम आवेश भी उसमें शामिल हो और मुक्त पदार्थ की मात्रा भी शामिल हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किससे, तो एक पॉइंट और, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट के लिए हम कॉपर सल्फेट को यदि वियोजित कर रहे हैं, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट को वियोजित करेंगे तो Cu++ और SO4- तो इसके लिए N बराबर कितना है, 2, और MW इसके पहले मैं बताया था ये कितना है, 63.5 ग्राम। ये दोनों मिल गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, अब आसान हो गया, आप बना सकते हैं। किस पर,
फैराडे के फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W बराबर Z इंटू क्यू। जेड के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं MW बटे में N गुने 96,500 गुने क्यू। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। MW का मान है 63.5 अपॉन 2 गुने 96,500 गुने आवेश कितना है बच्चों? 24,125 कूलाम। तो यहां पर एक पॉइंट है कि 96,500 कूलाम आसानी से कट जाएगा। 24,125 से 96,500 कटेगा कितने बार में? 4 बार में। तो ये कितना हो गया बच्चों? 63.5 बटे में 8। और जब भाग देंगे तो ये आएगा 7.93। आप भाग देखकर देख सकते हैं 9375 ग्राम। 7.9375 ग्राम। बिल्कुल इजी है। क्यू का मान दिया हुआ है, डब्ल्यू ज्ञात करना है इसके लिए और सिंपल सा मान रख देना है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे में आणविक भार। तो इसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं मोलों की संख्या। सेकंड पार्ट इसका मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया हुआ भार बटे में आणविक भार। तो दिया हुआ भार कितना है? 7.9375 बटे में आणविक भार। आणविक भार कॉपर का कितना है? 63.5। तो ये आसानी से, चूंकि इसमें भाग दिया है तभी आया है, और यहां से इसको कटाएंगे तो भी वही आएगा 8, यानी कि 1 बटे में 8, और इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.125 मोल। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? मोल में यदि देखा जाए तो 0.125 और ग्राम में देखा जाए तो 7.9375। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पर है, उसको मैं बनाऊंगा नहीं, थोड़ा सा हिट मैं कर दूंगा, आंसर बता दूंगा, आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा, वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है तो इसमें हम गिवन लिखें तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्यू का मान दिया है 48,250 कूलाम, और इलेक्ट्रोड पर मुक्त जिंक के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो ZnSO4 के लिए ये वियोजित होगा तो Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो इसके लिए n बराबर 2 और MW बराबर 65.5, और ज्ञात क्या करना है? मोलों की संख्या। तो यानी कि पहले आप W ज्ञात करेंगे और W के बाद मोलों की संख्या। तो फैराडे के फर्स्ट नियम से बिल्कुल आसान है, उसी प्रकार से जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है उस तरीके से हल करते जाएंगे, मोलों की संख्या भी निकल आएगा। और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप हल कर लीजिएगा। 0.25 मोल। यदि नहीं आया तो बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में, या पहला क्वेश्चन जो है एक बार उसको फिर से देखिएगा, उसके बाद आसानी से बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसी पर क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 अलग है, लेकिन वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें कहा जा रहा है कॉपर सल्फेट विलयन से 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त। यहां पर देखिए कॉपर का मुक्त ग्राम दे दिया है, यानी कि ये क्या है बच्चों? W का मान है।
W बराबर 31.75 ग्राम दिया हुआ है और इसमें इतना एम्पियर की धारा को हम सूचित करते हैं I से, और ये कितना है 0.2 एम्पियर, और कितने समय तक, यानी कि T आपसे पूछा जा रहा है। और CuSO4 के लिए, CuSO4 के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं N बराबर 2 और MW बराबर 63.5। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, W बराबर MW बटे में N गुने 96,500 गुने I गुने T। तो W का मान दिया है कितना बच्चों, 31.75 बराबर MW है 63.5, N का मान 2, 96,500 गुने I का मान 0.2 और T आपको ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका नीचे, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम ये वाला पहले पार्ट ले लेते हैं, यानी कि 63.5 गुने 0.2 गुने T बराबर क्या हो जाएगा 31.75 गुने 2 गुने 96,500। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर, आप इसको हल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 31.75 गुने 2 गुने 96,500 बटे में 63.5 गुने 0.2। तो आप इसको कटाएंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहां पर, 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से ये भी कट जाएगा, कितना 48,250, 10 से गुणा हुआ तो यानी कि फाइनली आंसर क्या आएगा, आप कटा लेना, कितना आएगा 48,250 पर 1 0 इसके कारण बना इतना सेकेंड। ये आपका जो आंसर आया किस चीज में आया, सेकेंड में। तो ये था फाइनली क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है। इसको थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा। ये फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है बच्चों, आप प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 भी बताएंगे। तो फैराडे के आज हम लोग देखे प्रथम नियम और द्वितीय नियम, कुछ आपके सीट में भी क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।